नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उस पर तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पर इस आंदोलन के पीछे की जो खबरें हैं उस पर हमने नज़र डाली है। हमने देखा है कि जो बच्चे वहां आंदोलन कर रहे हैं उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं। हमने कल्पना की है कि जो बच्चे वहां आंदोलन कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे कुछ अश्लीलता के पुट भी दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार पुलिस से पिटने के बाद इनका डर समाप्त हो गया है और अब इनका आक्रोश और तेज होता जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज मैं बात करूंगा। दो बेटियों के पिता, वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से, कि आज यदि आपकी बेटी आपसे पूछती कि पापा मुझे आंदोलन में जाना है तो आप अनुमति देते या नहीं देते। एक और वीडियो आज हमारे हाथ लगा है जो एक महिला का वीडियो है जो नरेंद्र मोदी को समझा रही है कि भैया इन बच्चों के चक्कर में मत पड़ो, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में जो जैन जी है हम उन्हीं से परेशान हैं और आपको तो जैन जी अभी आंदोलन करते दिख रहे हैं, मेरे घर तो रोज़ आंदोलन होता है, कभी इस बात पे नाराज़गी कभी उस बात पे नाराज़गी, पिटने के बाद भी सुधरते नहीं हैं ये बच्चे। तो रिजवान भाई से सवाल पूछूं उसके पहले मैं एक माँ की जो भावनाएं हैं बच्चों के प्रति और जो वो नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की है वो वीडियो दिखाता हूँ। बड़ा मज़ेदार वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा। ये सामाजिक सरोकारों से ऐसा लगेगा बिल्कुल हर घर की जो कहानी है ना उसमें ये वीडियो बिल्कुल फिट बैठता है। पहले ये वीडियो देखिए, बहुत सारी बातें फिर हम करेंगे। देखिए। As a mother of two Gen Z children, I have a humble request for our Prime Minister. मोदी जी प्लीज इन्हां दी गल मान लो, प्लीज इनकी बात मान लीजिए, क्योंकि ये जेन जी नहीं, ये जेन जी स्क्वायर है। जबरदस्त सिद्धि। देखो जी, आप तो इतने सालों से बिजी थे, देश की सरकार चलाने में, देश चलाने में बहुत बिजी थे, इसलिए आपने तो न्याणी करी नहीं, लेकिन हम वेले लोगों ने ये न्याणी पैदा कर दिए जो आज आपके पड़ोस में वहाँ पे बैठे हैं। आपको लग रहा है ये आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप हमसे पूछिए, हमारे घर में यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम जेन जी की मम्मियों से पूछिए, जेन जी के पापों से पूछिए, हमारे यहाँ रोज धरने लग रहे हैं, रोज नारे लग रहे हैं, रोज डिमांड हो रही है, रोज हमारे फेस ऑफ हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही है, रोज पावर स्ट्रगल हो रहे हैं, फिर दरवाजे बंद करके अपने कमरों में बैठ रहे हैं सब। आप हमसे पूछिए, और गलती जिसकी मर्जी हो, डिमांड जो मर्जी हो, अल्टीमेटली सॉरी भी हम माँ बाप को ही बोलना पड़ता है और बात भी हमें उनकी माननी पड़ती है। इन्ना ने नहीं हिलना, ये टस से मस नहीं होते। मैं जानती हूँ आप बड़े फर्म डिटर्मिन्ड किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये जो न्याणे है ना, ये डिटर्मिनेशन की अड़ियलपंथी के बाप है। ये हमारी नहीं सुनते, ये किसी की नहीं सुनते। मैं बता रही हूँ, अपनी जिद पे आ जाएगी, करेंगे वही जो इनका मन है और जब इनका मन है। हम इनको रोज बोलते रहते हैं नहा लो, इन्होंने कख नहीं नहाना। अब वहाँ पे आप देखिए पुलिस की वाटर गन चल रही है, वहाँ पे ये जाके नहा रहे हैं अब हैं। और ऐसे ढीठ है, मैं आपको क्या बताऊँ है। मैं उसे मेरी बेटी गई धरने पे, वापस आई, मैंने कहा खा लिए डंडे? कहती मम्मी इतने डंडों से क्या होगा, इससे ज्यादा थप्पड़ तो आप ही हमें मार लेते हो। आप इनको जो बोलोगे ना उसका ये उल्टा करेंगे। आप इनको ए बोलोगे ये बी करेंगे, सी बोलोगे ये ITK, AFK, JFK, 4 BHK करके ऐसे ऐसे अजीब सी एक्शंस करके पता नहीं क्या कुछ बोल बाल के अपने बात मनवा के निकल भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने तो इनको कल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, हमसे पूछो माँ बाप से। हम तो इतने सालों से इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिजेक्ट ही करी जा रहे हैं। रिजेक्ट छोड़ो, इन्होंने हमको ब्लॉक करके रखा है। दे आर जस्ट लाइक पूंडा का कक्खर, यू नो, लाइक बी हाइव। मगर एक बात और है, अगर आप इनको प्यार से हैंडल करोगे ना, थोड़ी सी इनसे बैठ के इनकी 4 बातें सुन लोगे, प्यार से इनकी बातें सुन लोगे, इनका POV समझ लोगे, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इनका समझ लोगे, तो फिर मैं बता रही हूँ कि ये आपके ऊपर जान भी निछावर कर देंगे। बड़े प्यारे बच्चे हैं। फिर तो मैं कहती इतना प्यार देंगे ना आपको, हगियाँ, किसियाँ, जपियाँ, पपियाँ, मेलोडियाँ, सब कुछ आपको देंगे। और मैं बता रही हूँ आपको छोटे मोटे काम भी कर देंगे, इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना, रीले बनाना, कैमरा कैसे रखना, सारा कुछ बना के आपको बाय गॉड पूरा टेक सेवी कर देंगे। तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी, भलाई इसी में है कि आप इनकी बात मान लो। क्यों फालतू में इनकी स्ट्रेस ले रहे हो? इनकी स्ट्रेस हम माँ बाप के ऊपर ही रहने दो। आपको देश की इतनी स्ट्रेस है, इनकी स्ट्रेस ना लो। ऐवी फालतू थेरेपी पे पैसे पटने पैने। मैं खुद 2 बार पट चुकी हूँ और आप इनको एक मौका तो दो। आप देखो ये देश को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है मोदी जी, थैंक यू। तो आपने देखा मां ने किस कदर बड़े अच्छे शब्दों में नरेंद्र मोदी तक मैसेज भेजने की कोशिश की कि ये घर के बच्चे हैं, ये उद्यम भी करते हैं तो अच्छे लगते हैं, यदि शांत बैठ जाएं तो बुरा लगने लगता है कई बार। तो यदि आज ये बच्चे कमरे में बैठ जाएं और कोई उद्यम ना करे तो हमें लगता है कि बच्चे बीमार तो नहीं हैं। तो आप उस भावना से यदि इन बच्चों को देखेंगे
तो लगेगा ये हमारे अपने बच्चे हैं। अब मैं रिजवान भाई को जोड़ता हूँ, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को, और उनसे पूछता हूँ कि आज यदि आपकी बेटी आपसे पूछती कि पापा मैं इस आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही हूँ, तो आप क्या कहते हैं? एक। दूसरा, ये आंदोलन जिस तरह से, इस आंदोलन में जिस तरह से कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जिन्होंने अश्लीलता को ओढ़ लिया है, क्या उसको कितना उचित मानते हैं? रिजवान भाई आपका स्वागत है। आपने सोचा कितना मज़ेदार वीडियो है ये जो महिला ने बनाया है, और ये बिल्कुल घर घर की कहानी जैसा नहीं लग रहा है आपको कि वाकई ये जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, उससे कैसे डील करना चाहिए? उन्होंने बड़े प्यार से नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की है। पर अब मेरा सवाल ये है कि सभा यदि आपसे पूछती घर में कि पापा मुझे आंदोलन में जाना है, तो रिजवान अहमद सिद्दीकी और हमारी भाभी जी का क्या प्रतिक्रिया होती है? रविंद्र भाई, बहुत कठिन सवाल है इसलिए कि एक माता पिता के नाते वो ऐसी जगह है जहाँ युवा हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, अलग अलग तरह के हैं, बहुत तरह के रंग हैं। पर दुनिया तो देखती ना, बहुत तरह के जाति तो दुनिया तो देखती कि ये क्या है। और हमने अपने बच्चों को आज़ादी दी रविंद्र भाई, अपनी बात कही, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन डिबेट रही हमेशा। तो अगर वो बहुत ज़िद करती तो हम उसे बहुत तरह की सलाह के साथ जाने देते, उसकी इच्छा पर निर्भर है। ना हम उसे प्रेरित करते कि जाओ, ना हम उसे बहुत दबाते कि मत जाओ। इसलिए कि जिस आज देश को जो ज़रूरत है, एक पिता के नाते अगर मैं कहूँ, देश को ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छे रोज़गार की, और कम से कम अच्छा पढ़े तो ऐसे मंच की जहाँ वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सके, जहाँ उसे इस बात का डर ना हो कि पढ़ा तो मैंने है, पास कोई और अच्छा हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से पास हो जाएगा। और हमारे आपके दोनों के बच्चे अच्छा पढ़ लिख गए। आपका बड़ा बेटा IITN है और विदेश से लौट के आया, देश के प्रति उसका जो लगाव है। यही मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी वकील है, रोज़गार में लग गए हैं हमारे बच्चे, लेकिन अच्छे नंबरों से भी पास हुए। लेकिन अगर उन्हें वो अच्छा मौका नहीं मिलता, वो अच्छे हालात नहीं होते, तो शायद उनमें भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता हो। तो रविंद्र भाई, बच्चों को अच्छा मौका नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता हमें भी है। और ये हमारा सिर्फ मसला नहीं है, इस देश के भविष्य का मसला है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम युवा देश हैं, लेकिन कैसे युवा हैं जिनको इस तरह से जाकर आंदोलन करना पड़ रहा है, जगह जगह आंदोलन करते हैं और पिटते हैं। हम पिछले कई सालों से पिटने की खबर इतने पिट गए हैं जी कि पिटने का डर ही निकल गया इनके अंदर से। वो जो माँ कह रही थी, जो अभी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, वो यही तो कह रही थी कि वो पिटते भी हैं, फिर भी वो नहीं सुधरते हैं। और लेकिन अगर उनको मांगे मनवा लेते हैं, अगर हाँ मांगे मनवा लेते हैं, अगर आप उनके साथ ठीक ढंग से पेश आएँ या उनसे दोस्त हो जाएं, तो आपकी वीडियो रील भी बेहतरीन बनाते हैं, आपको बताते भी हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो वो जो आज का युवा है, मतलब बहुत ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों की मानसिकता को समझो और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करो। बिल्कुल, जो जनरेशन गैप है तो जाहिर है कि दोनों के बीच में एक समन्वय होगा, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और आज का युवा बहुत फर्टाइल है, उसका ब्रेन बहुत तेज़ चलता है। हम जिस दौर से हम आए हैं उससे कहीं आगे की चीज़ें वो समझता है, जानता है, और ग्लोबलाइज है, पूरी दुनिया जानता है। तो इसका सही दिशा में अगर हम इस्तेमाल करेंगे इस युवा का, हम अगर सिर्फ माफ़ कीजिए अगर मैं कह दूं तो लोगों को शायद बुरा लग जाए, अगर हम कांवड़ यात्रा और इस तरह की चीज़ों में अपने युवा को बिजी कर देंगे और आसमान से फूल बरसाएंगे उस पर, उसको यही बताएंगे कि यही स्वागत का रास्ता है, तो इससे देश का भला कभी नहीं होता। मैं सिर्फ कांवड़ की बात नहीं करता, मैं बहुत तरह के मजमों की बात करता हूँ, बहुत तरह के धार्मिक जुलूसों की बात करता हूँ, मज़ारों के इर्द गिर्द भी घूमने वाले लोगों की बात करता हूँ। लेकिन अगर आप देश के लोगों को ये बताएंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर की बात की थी जी। हाथ में कुरान और ज़बान में क्या है, हम यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं, हम कपड़े से पहचान लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और फिर तुम्हारे घर तुम्हारे हिस्से की गाय ले जाएंगे, तुम्हारा जेवर छीन लेंगे, तो न जाने क्या क्या इस देश में हो चुका है। उस पर बात मुझे लगता है आज करने का वो मौका भी नहीं है, इसलिए कि इस देश की तरुणाई ने उस जगह पर जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जगह पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, एक दूसरे को इससे पहले उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, हो सकता है इसके बाद कभी वो जानेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, और हम और आप दोनों जिस एज में हैं उस पर बात करना चाहिए। इस आंदोलन में आप देखेंगे इनके हाथ में जो पोस्टर हैं बेहद अश्लील पोस्टर हैं, और इतने गंदे पोस्टर लेकर क्या सही दिशा में जाएंगे ये बच्चे?
वो तो क्या है, एक आक्रोश हो गया है, अब डर रही है सरकार, वरना ये नैरेटिव ऐसा बना दिया जाता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं आंदोलन को भड़काने की या आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर हैं जिसमें गालियां लिखी जा रही है, चाय बना, चूतिया मत बना, फलाना कर, और अब हम गंदे जो मैं नहीं बोल सकता हूं, सैनिटरी पैड और न नहीं, जाने मैं क्या बोल क्या नहीं बातें सकता, करते इतने हैं। गंदे गंदे जो है ना। जी। आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन को सही दिशा देने के लिए ये जरूरी था जो कर रहे हैं? रविंद्र भाई, हम जिस युग में हैं, जिस युग में हम आ गए हैं, और जो चीज़ें हमारे दौर में छुप के होती थीं, या जो चीज़ें परिवार के लोग बैठे होते थे, बात नहीं होते थे। छोटे बच्चे गाली जब बकते थे तो बड़े बोलते थे अच्छा सुनाओ, ये भी होता था। ऐसा नहीं है कि हमारे, और हम उस देश से आते हैं जहाँ दामाद जब दरवाजे पर विदाई होती है तो वहाँ की महिलाएं जिस तरह की गीत गा के, लोग गीत गा के, हम उस परिवेश उस समाज से आते हैं हम लोग। तो रविंद्र भाई, ये तो गालियाँ, अश्लीलता जो है, ये कई बार समाज की बहुत ढेर सारी चीज़ों का हिस्सा भी रही है, लेकिन ये उचित नहीं है। और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अश्लील बातें, इतने अश्लील ढंग से उनके पूरा जो उनका कैरेक्टर एसेनेशन, जो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये कतई उचित आपको नहीं ये है। नहीं लग रहा है कि यदि ये नहीं करते तो क्या प्रधानमंत्री आज जो कर रहे हैं वो करते? देखिए, ये दोनों चीजों का कनेक्शन में जोड़ने की कोशिश बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात हम ये कहें, इस पर डिबेट करें, लेकिन ये भी तो कटु सत्य है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है अब मेरी इमेज खराब हो रही है, तो ताबड़तोड़ 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया, एक एक्ट ले आए। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने कहा हम एक्ट ले आए, 2024 में भी ले आए थे, फिर ले आए। ये जो दिखावा हो रहा है वो क्या अपनी इमेज बचाने के लिए हो रहा है? हमने इससे पहले भी सुना था, प्रधानमंत्री कहते थे कि पिछली सरकारों को जो है देश में कानून बनाने का बहुत शौक था, अब मुझे कानून कम करने का शौक है। हमने अपने प्रधानमंत्री को सुना है, विदेश में जाकर सुना है ये बात कहते, लेकिन अब उन्हें कानून बनाना पड़ रहा है नया। अब 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाएंगे आपने कैबिनेट में पास भी कर दिया, फिर आप सज़ा भी देंगे 10 साल की, लेकिन आपने उनके लिए तय नहीं किया जो इस तरह की चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। एक आदमी ने लीक कर दिया, आप उसको सज़ा दे दोगे इसलिए कि वो छोटी मुर्गी है, लेकिन वो जो उस जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ है उसके बारे में तो फैसला आप नहीं लेते। जिम्मेदार को जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक उसकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला होगा। फिर कोई सज़ा पाएगा, और हमारी देश की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था, न जाने कब मौका मिलेगा, कब सज़ा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने की बातचीत चल रही है इसमें। तो रविंद्र भाई, आप गाली की बात कर रहे थे, और गाली नहीं देनी चाहिए, ख़राब बात है। हम सब लोग एक दूसरे को बोलते भी हैं कि गाली नहीं बकना गंदी बात है, पाप पड़ता है, फला होता है, ढिका होता है, लेकिन जब अकेले में होते हैं, कहीं ऐसे मौके पे होते हैं, तो दोस्तों में भी आपस में गाली गलौज करते हैं। और ये जो स्वस्फूर्त आंदोलन है, इसलिए कि इसकी कोई शक्ल नहीं थी, वो धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। कह सकता हूँ जी कि इस आंदोलन ने शालीनता की सीमाएं लांघी हैं। इस आंदोलन में कुछ लोगों ने शालीनता की सीमा लांघी है, कुछ लोगों ने आक्रोश भी जताया है, कुछ लोग पिटे भी हैं, क्योंकि इस आंदोलन का कोई नेता तो है नहीं। बिल्कुल। ये आंदोलन स्वयं खड़ा हुआ ये आंदोलन देश है, ये आंदोलन देश है। अच्छा, इसमें तरह तरह देश में तरह तरह की चीज़ें होती हैं। सवाल खड़े होते हैं कि फलाने मियाँ जी टोपी वाले जो हैं वो रोज़ दावा कर रहे हैं इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? सवाल बहुत वाजिब भी है, कहाँ से आया पैसा इतना? फॉरेन फंडिंग का जिक्र है, लेकिन सरकार की एजेंसी मना कर रही है कि फॉरेन फंडिंग नहीं है इसमें। तो इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें। और कॉकरोच को टांग दो, एक मंत्री जी, ये भी उनका पुराना बयान आज फिर वायरल हो गया है बहुत कल से, कि उन्होंने कहा कि 2-3 कॉकरोचों को प्रधानमंत्री जी को मशवरा दूंगा। अहंकार है। तो ये जो घमंड है, क्या ये वाला बयान आज की तारीख में पीयूष गोयल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर दे सकते हैं माइक से? पीयूष गोयल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मन में भी नहीं दे पा रहे होंगे इस तरह के बयान। मन में भी रिपीट नहीं कर पा रहे, मन में भी नहीं दे पा रहे होंगे, और सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री को मशवरा। देखिए कितना बदलाव हो गया, वो मशवरा दे रहे थे। 20 दिन में इन युवाओं ने जी कितने नेताओं की अकल ठिकाने लगा दी। बिल्कुल, अच्छों की ठिकाने लगा दी। और हमने तो सेल्फी मोड में अपने प्रधानमंत्री, अच्छा आप ये मानते, सॉरी क्षमा चाह रहा हूँ मैंने बीच में, हमने तो सेल्फी मोड में अपने प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में फिर उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। मुझे लगता है वो जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आपदा में अवसर, उन्होंने ये अवसर ढूंढ लिया इंस्टाग्राम में फॉलोइंग, तो प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या बड़ा सीधा सवाल है जी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहली बार डरे हैं?
रविंद्र भाई, मैं प्रधानमंत्री भी छोड़ो, प्रधानमंत्री नहीं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी नामक नेता पहली बार डरा है, अंदर से भयभीत है? हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये डरपोक है, वो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, लेकिन आज पहली बार हमें महसूस हो रहा है कि हाँ डर दिखने लगा है चेहरे पे। रविंद्र भाई, प्रधानमंत्री रोल बैक नहीं करते हैं अक्सर, ये है। और राजनाथ सिंह तो कह ही चुके हैं इस्तीफे नहीं होते। तो आज भी नहीं किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जो है, हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री को बड़ा विवश सा देखा था। अब वो पीयूष गोयल जो गुजरात की बात कर रहे थे, हमने तब देखा था जब वहाँ पटेलों का आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था। तब प्रधानमंत्री को हमने अपील करते देखा था कि हिंसा से कोई रास्ता नहीं बनेगा, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। फिर हमने इसमें भी प्रधानमंत्री को वापस देखा किसानों के जो कानून है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। लेकिन अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। इस बार भी प्रधानमंत्री को वैसा ही करना पड़ा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने एक बार वो जो ज़मीन एक्वायर करने पर जो मुआवजा उन्होंने ख़त्म कर दिया था, कम कर दिया था, कांग्रेस ने उस पर सदन में हंगामा किया और बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो सरकार कई बार वापस लेती भी है और प्रधानमंत्री अभी नब्ज़ टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब ये युवा मानने वाला नहीं है। देश में नहीं, दुनिया में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। तो एक नेता तो हैं, वो समझते तो हैं। और डर की जहाँ तक बात है, तो डर तो हर इंसान को लगता है। रिबन भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है नैरेटिव। जी, ये जो सरकार है वो पिछले 12 साल से नैरेटिव की सरकार है जी। नैरेटिव बना दिया कि हम सनातन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। जी। जब मंदिर चोरी हुई तो वो पोल खुल गई। नैरेटिव बना दिया विश्व गुरु हैं, लेकिन पिछले दिनों जब ये युद्ध हुआ तो पता चल गया कि विश्व गुरु कौन है। तो ये जो नैरेटिव की राजनीति करते रहे हैं ये लोग, आपको लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी नैरेटिव काम नहीं आ रहा, कोई भी नैरेटिव अभी और एक ऐसा नैरेटिव बन गया देश में, उल्टा हो गया कि ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, ये अविश्वसनीय प्रधानमंत्री है, ये जो कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे ये नैरेटिव अब बन गया है देश भर में? एक माहौल बन रहा है। और अब ये माहौल कितने दिन तक इस तरह से रहता है, इसलिए कि उनके पास भी एक बहुत बड़ी टीम है, नैरेटिव को चेंज करने की बहुत बड़ी टीम है। एक नैरेटिव और बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी असफलता की तरफ बढ़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि इन्होंने मुगलों का पाठ हटा दिया, इन्होंने आपातकाल को ला दिया, इन्होंने शिक्षा में जो है बहुत वो पाठ्यक्रम हो जो हमारे देश के वीर थे, जो इनके शौर्य की इस तरह की चीज़ों को ला दिया। हम तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ हैं, लेकिन वो चला नहीं, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अच्छी परीक्षा कराएं, अच्छा माहौल करें, कॉलेज कैंपस अच्छे हों, स्कूल और कॉलेज बढ़ें, घटे नहीं, अब तो घट रहे हैं। और फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जिस स्तर पर बढ़ गए हैं, तो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण और शिक्षा का जो दुर्गतिकरण हुआ है, उसकी वजह से बहुत नाराज़गी है और युवा इसीलिए सड़क पर आ गया, उसको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चलिए, ये एक आखिरी सवाल और पूछ लूँ कि पूरे कई राज्यों से लोग दिल्ली की ओर मूव कर गए हैं। जयपुर से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, हरियाणा से निकले हुए हैं, चंडीगढ़ से निकले हुए, मतलब बड़ी संख्या में छात्रों का मूवमेंट दिल्ली की ओर बढ़ गया है। यदि आज 3:30 बजे सरकार ने नहीं दिया तो कल रविवार को ऐसा होता है लुटियन में केवल बच्चे दिखा देंगे। पूरा लुटियन जो दिल्ली लुटियन से है क्षेत्र जो है, केवल बच्चे दिखाई दें। और हो सकता है कि ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, इनके बंगलों का घेराव शुरू हो जाए। रविंद्र भाई, इसकी आशंका है। और जिस तरह से बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सरकार जो बल प्रयोग किया था सरकार ने, उसको सरकार का वो नुकसान हुआ है उसका। और युवाओं को भी समझ में आता है कि उन्हें कितने अधिक आगे सीमा से बढ़ना है और कितना नहीं बढ़ना, वो भी समझ गए हैं इस बात से। तो खतरा तो है, घर नहीं घेरे गए तो रास्ता तो गिर सकता है, इसलिए कि भीड़ अगर अचानक सड़क पर आ जाए। देखिए, जब मूवमेंट होता है और सामने किसी का मंत्री का घर दिख जाए, वो सुरक्षित रहेगा क्या? एक जोखिम है, इसलिए कि हमने पड़ोसी देशों में बहुत तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे तीनों पड़ोसी देश में हमने देखा है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हमने ये देखा है। लेकिन हमारा युवा बहुत परिपक्व है, हमारा युवा उस तरह का नहीं है और हमारे युवा को उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं है कि वो बहुत इस लेवल तक जाए।
लोकतंत्र में ईश्वर पर अभी भी ईश्वर जी। से कामना करता हूँ कि आपकी जो जी, बात हमारे है, हमारे युवा को लोकतंत्र पर अभी भी भरोसा है। आपकी यही बात सिद्ध हो जी। और कोई अप्रिय स्थिति ना हो। हम तो युवाओं से आह्वान करेंगे, यहाँ बैठ के अपने चैनल के जरिए अपनी बात कहिए, ताकत से कहिए, लेकिन कानून को हाथ अरविंद में भाई मत एक लीजिए। एक चीज़ और बताऊं कि बहुत सीरियस बात, हम लोगों ने गंभीर बातें की हैं। उस माँ ने जो कहा था उसमें थोड़ा सा हम उत्साहित भी हुए थे, हंसे भी थे। बिहार में रेन डांस हो गया, उसके बाद वहाँ बहुत तरह के एक गाना भी कि पुलिस वाले बाबू डंडा लगा दे, ये भी एक इस तरह का तरह तरह के सॉन्ग, और हो सकता हम देखेंगे कॉपीराइट नहीं होगी तो अपने दर्शकों को उसको भी दिखाइएगा। तो ये इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें, वहाँ बहुत तरह का माहौल है। देश, पूरे देश में जिस तरह का माहौल होता है, एक ही परिवार में जिस तरह के माहौल होते हैं, वो सब है। अभिजीत दिपके ने भी आशंका जताई है कि ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में आ गए हैं। उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि पुलिस अपनी गाड़ियों में पत्थर लेके आती है, फिर लोग आके के पत्थर चलाते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इस पर जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उन्हीं की है जो शासन में है, जिम्मेदारी उन्हीं की है जो शासन कानून व्यवस्था बनाने की जिनकी जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। चलिए, रिजवान भाई ने जो बात बताई मैं उसको थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ। दरअसल बिहार में जो हुआ वो बड़ा हास्यास्पद था, और मैं उसको मजाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो उसमें नीचे पहिए लगे थे, तो लोग उससे खेलने लगे। पता है, उन बैरिकेड पे चढ़ के ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई गेम हो। फिर पुलिस जब वहाँ पहुंची तो वो कह रहे, क्यों अंकल आप आंसू गैस के गोले लाए कि नहीं लाए हो, टीयर गैस लाए कि नहीं लाए हो, क्या मतलब। और इस तरह का मजाक बन गया है ये आंदोलन। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद बच्चे पिट रहे हैं, सड़क से नहीं हट रहे, बच्चों के अंदर का डर निकल चुका है। लेकिन आज भी मैं पुनः भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रहनुमाओं से, संघ के नेताओं को पुनः एक बार कह रहा हूँ। यहाँ कहना वो भी ज़रूरी होगा कि जो विदेश में नारा लगा है कि जर्मनी में लगा है, आज मैंने वो दिखाया है, वो जो नारा लगा है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये सब चीज़ें बहुत खराब है, बहुत ये भारत की छवि खराब हो रही है, बहुत इसमें प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं हो रही, बहुत खतरनाक। अकेले मोदी जी की छवि, ऐसा नहीं, भारत की छवि खराब हो रही है। भारत के प्रति दुनिया में विश्वास हो गया तो हमारे यहाँ निवेश कैसे आएगा। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है कई लोगों से, बहुत सारी चीजें, हमारी विदेश नीति प्रभावित होगी इससे। इसलिए आज भी जो हमारा मीडिया है, रिजवान भाई, आज भी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा मीडिया है मेन स्ट्रीम, वो तबाह हो गया है फिलहाल। नहीं तबाह नहीं हुआ है, वो पलटने लगा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लेट गया था वो कम से कम बैठ तो गया है, खड़ा तो नहीं हुआ अभी उसकी कमर में ताब है ही नहीं, तो क्या अब बैठने की कोशिश तो कर रहा है जी। अब मैंने देखा एबीपी न्यूज, हम ऐसा करेंगे, कल से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा उनके शब्द बदले हैं, और नहीं बदलोगे तो पिटोगे, सड़क पे पिट ही रहे हो आप लोग। बहरहाल मैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, संघ से, बीजेपी से, नेताओं से एक बात ज़रूर कहूँगा, अभी भी बेटी बाप की है, ये बच्चे आपके हैं। ये बच्चों में आज भी अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि हमारा परिवार फिर से एक ना हो जाए। अभी भी हालात बस से बदतर नहीं हुए हैं। अभी भी आप ये छोड़ दीजिए, धृतराष्ट्र मत बनिए, एक दुर्योधन के लिए वंश को समाप्त मत करिए। आप समझ गए हैं इशारा, या तो आप कह दीजिए कि नहीं मेरा दुर्योधन बिल्कुल पाक साफ है, सारी गलती मेरी, और तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, या आप बता दीजिए कि वाकई इसके पीछे कौन है। बहुत सारी चीज़ों के संघ पे भी आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा शिक्षा पे कब्जा संघ ने कर लिया है, कुलपति प्रचारक बना दिए गए हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अभी भी बेटी बाप की है, अभी भी ये हालात बस से बदतर नहीं हुए हैं, हालात सुधर सकते हैं। लेकिन यदि सरकार जल्दी निर्णय नहीं करेगी तो हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने देखा कल शंकराचार्य जी ने जो कहा, वो भी सुनिए आप। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, कॉपीराइट है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ वीडियो उनका, पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी आप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत संरक्षण दिए हुए हैं भारत में लाके, वैसा ही दिन आने वाला है कि आपको भी किसी दूसरे देश में जाके संरक्षण लेना पड़ेगा। भगवान ना करे, हमारा 140 करोड़ के लोगों का देश है और हमारा प्रधानमंत्री कहीं और जाके ले, लेकिन हालात उस दिशा में दिखने ज़रूर लगे हैं, तभी शंकराचार्य जी बोलने लगे हैं। हालत वही है रविंद्र भाई,
जो आपातकाल जब लगा था उसके पहले देश में पटरी उखाड़ दो, पुलिस वाले तुम वो मैं सरकार ये के कह रहा हूँ, खिलाफ आम बगावत आदमी कर का दो। भय खत्म हो गया, और जब भय खत्म हो जाता है तो आप समझ लो कानून की किताबें और संविधान की किताब एक तरफ रखी रह जाती है, फिर वो सीधी लड़ाई अपने हक की सड़क पर उतर के करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हालात आज भी कंट्रोल में हैं, आप इनको कंट्रोल में रखिए, आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दीजिए, बुद्धि और विवेक का उपयोग करिए, अपने बच्चों को समझाइए, इन बच्चों को इनके मन की करिए, और यदि नहीं करोगे तो फिर भरिए। नमस्कार।